हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। बच्चों, मैं तोशु चौधरी और हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रेशन। बच्चों, अवकलन तो आपने पढ़ा ही होगा। समाकलन क्या है? समाकलन अवकलन का एक रिवर्स प्रोसेस है, एक विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? जैसे माना कि f(x) कोई फंक्शन है, कैपिटल f(x) और आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको अवकलित कर रहे हैं, और माना कि आपका कोई स्मॉल f(x) फंक्शन आ गया, ठीक है। तो समाकलन क्या होता है? अगर आप वापस इस फंक्शन का समाकलन करेंगे ना, तो आपको यही वाला फंक्शन मिल जाएगा। यानी अगर आप स्मॉल f(x) को x के रेस्पेक्ट में, dx क्या शो कर रहा है कि आप उसको x के रेस्पेक्ट में समाकलित कर रहे हैं, और ये हो गया हमारा समाकलन का निशान। तो जब आप इस वाले फलन को x के सापेक्ष समाकलित करेंगे तो आपको वापस यही वाला फंक्शन मिल जाएगा, कैपिटल f(x) प्लस c। c क्या है यहाँ पर? c है समाकल गुणांक यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c का भी अपना बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, x3 ये कोई फलन है, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3x², ठीक है। एक मैं दूसरा फलन ले रही हूँ x³ + 1। आप इसको अवकलित कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 3x² और 1 का हो जाएगा 0, यानी जो आपको यहाँ मिला था वही आपको यहाँ भी मिलेगा। इसी तरीके से आप इसको अवकलित कर लीजिए, तब भी आपको यही मिलेगा। आप इसको अवकलित कर लीजिए, तब भी आपको यही मिलेगा। इन जनरल यहाँ कोई भी कांस्टेंट अगर होगा ना, और वो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो क्या मिलेगा? आपको यही वाला फलन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको समाकलित करूँगी, 3x² को x के सापेक्ष अगर मैं समाकलित करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? x³ + c मिलेगा, ठीक है। वो c क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 अप टू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल गुणांक क्या होता है और क्यों इसको लगाना ज़रूरी होता है। इसको लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हो सकता है ऐसी कंडीशन भी हो, और अगर ऐसी होगी तो उस कंडीशन में c हमारा 0 होगा और x³ भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जितने भी समाकलन के क्वेश्चंस करेंगे सब में हम c ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, ये इसके बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, आप जानते हो x⁴n को अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो आपको क्या मिलता है? n(x⁴n-1), ठीक है। इसी तरीके से अगर आप x⁴n+1 को डिफ्रेंशिएट करो, यानी d/dx आप किसका निकालो? x⁴n+1 का, तो आपको क्या मिल जाएगा? n+1 × x⁴n, ठीक है। अब ये जो आपका कांस्टेंट मिला है n+1, इसको आप दूसरी साइड में ले जाइए, इसके पास। जब आप इसको इसके पास ले जाएंगे, x⁴n+1 के पास, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कुछ नहीं है, यही वाला फॉर्मूला है, इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्क केवल इतना है कि x⁴n की प्लेस पर हमने यहाँ लिखा है n+1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम समाकलन के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है, ये इसलिए लिखा जाता है कि अगर आप इसको अवकलित करके आपको x⁴n मिल रहा है, तो यहाँ से हमारा समाकलन का जो फॉर्मूला है वो अराइज हो जाता है कि आप इसको समाकलित करोगे तो आपको वापस ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? n+1 लिखा है। सिमिलरली आप जानते हैं कि x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब 1 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ आप 1 लिख सकते हो, और कुछ नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। 1 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको x मिल जाएगा प्लस c।
साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स, इसका मतलब कॉस एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स आता है। इसका मतलब अगर हम माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, या फिर साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए और माइनस के साइन को आप इधर पहुंचा दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, tan x को डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर एक्स, इसलिए sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करके tan x। cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसलिए cosec स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस cot x, माइनस उधर चला गया। sec x का sec x tan x, sec x tan x का sec x, cos x का cosec x cot x माइनस में। ठीक है, cos x का कितना हो गया माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का कितना हो गया माइनस cosec x। साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यही वाली वैल्यू मिल जाती है विद माइनस साइन। तो जब हम इस वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कॉस इनवर्स x मिल जाएगा विद माइनस साइन, यानी ये। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको मिल रहा है साइन इनवर्स x, और यहाँ भी आप उसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है माइनस कॉस इनवर्स x। एक्चुअल में साइन इनवर्स x और माइनस कॉस इनवर्स x, इसका मतलब आप इन दोनों में से यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी। नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये है 11th नंबर वाला फॉर्मूला। tan इनवर्स x को आपको डिफरेंशिएट करके क्या आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स x आ गया। cot इनवर्स x माइनस के साथ आ रहा है, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में था माइनस का डिफरेंस, ऐसे ही tan इनवर्स और cot इनवर्स में है माइनस का डिफरेंस, इसलिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस cot इनवर्स x या फिर tan इनवर्स x। sec इनवर्स x का ये, तो इसका sec इनवर्स। cosec इनवर्स का यही वाली वैल्यू माइनस में, यानी इसी वाली वैल्यू को आप इंटीग्रेट करके पा सकते हैं माइनस cosec इनवर्स x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इसलिए इंटीग्रेशन भी यही होगा। log x का 1 अपॉन x, इसलिए 1 अपॉन x का log x। a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है a की पावर x log a। तो हमने क्या किया, इस log a को यहां से हटाकर हम नीचे ले गए, जैसा हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले में किया था, n+1 को हम नीचे लेकर आए थे। तो हमने क्या किया, इसको हम नीचे ले गए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, अवकल गुणांक a की पावर x हो गया, यानी a की पावर x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके अब समाकलन के बेसिक फॉर्मूले हैं। आगे और भी ज़्यादा फॉर्मूले आएंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आएंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं आपके लिए ये बेसिक है, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये आपको लर्न करने हैं, टिप्स पर रखने हैं, इनका यूज़ पूरी कैलकुलस में होने वाला है। ठीक है, ये जो फॉर्मूलेज हमने बताए हैं इनके ऊपर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर समाकलन के गुणधर्म देखेंगे कि समाकलन को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें x की पावर 3 इसको समाकलित करना है x के सापेक्ष, तो कुछ नहीं वो फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट क्या आएगा, x की पावर n+1 यानी पावर 1 बढ़ जाएगी तो 3+1 अपॉन नीचे भी वही वैल्यू आएगी 3+1 प्लस c समाकल गुणांक, ये आपको ज़रूर लगाना है। तो कितना आ गया, x की पावर 4/4 प्लस c, ये हमारा समाकलित हो गया। बिल्कुल बेसिक है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। सपोज आपके पास है 3x की पावर 5 प्लस 4 cos x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में।
तो देखिए ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ना हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे दो फलन हैं, एक ये है और एक ये है, तो इंटीग्रेशन हम दोनों पर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी 3x की पावर 5 पर हमने अलग कर लिया और 4 cos x पर हमने अलग कर लिया। साथ ही साथ कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है, तो हमें किसका करना है, x की पावर 5 का यहाँ पर करना है और 4 जब यहाँ बाहर आ जाएगा तो cos x का हमें यहाँ पर करना है। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, क्या कहता है फॉर्मूला, x की पावर 6 अपॉन 6 आ जाएगा, 5 + 1 फर्स्ट फॉर्मूले से। इधर cos x को इंटीग्रेट करके हमें कितना मिल रहा है, sin x, यानी -sin x। अब आप देखिए एक इंटीग्रेशन तो मैंने यहाँ किया है, तो मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होना चाहिए, माना C1 मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। फिर एक इंटीग्रेशन मैंने यहाँ किया है, तो यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा आना चाहिए, तो C2 मैंने मान लिया कि इसका समाकल गुणांक है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ तो कितना आ गया हमारा, x की पावर 6 अपॉन 2, यहाँ कितना आ गया -4 sin x। इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर मैं एक नया कांस्टेंट लिख सकती हूँ c, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास 2, 3, 4 या 2 से ज़्यादा समाकल आप कर रहे हो, तो लास्ट में आप सिर्फ एक ही कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, हर एक उसमें आपको कांस्टेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई की है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है जो अभी हमने पढ़ी थी कि कोई भी फलन है उसको जब आप समाकल करते हैं और फिर उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसका अवकल गुणांक निकालते हैं, तो आपको ना ये जो प्रोसेस आप करोगे तो आपको वही ओरिजिनल वाला फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यानी किसी फंक्शन का अगर आप पहले समाकलन कर दो और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो, उसका अवकलन कर दो, तो आपको वापस यही वाला फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी जो हमारे काम आनी है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिए। सपोज आपके पास कोई दो फलन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो इंटीग्रेशन है वो दोनों फलनों पर अलग अलग लग जाता है, जैसा अभी अभी हमने लगाया था उस वाले क्वेश्चन में। बिल्कुल बेसिक है। अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस में भी वो अलग अलग हो जाते हैं। दो से ज़्यादा फंक्शन है, सपोज यहाँ -f3x है, यहाँ +f4x है dx, तो ये भी इसी सीक्वेंस में आगे आ जाएंगे। -f3x को हम अब समाकलित कर देंगे और इसी तरीके से हम f4x को भी समाकलित कर देंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है हमारी कांस्टेंट को बाहर रखने वाली प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारा जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और जो फलन बचेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा बहुत सारे फलनों के साथ भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि आपको एक कांस्टेंट यहाँ दे दे इस फलन के साथ और एक कांस्टेंट आपको यहाँ दे दे इस वाले फलन के साथ और एक कांस्टेंट आपको यहाँ दे दे इस वाले फलन के साथ, ऐसा भी हो सकता है। और इसको जब आपसे समाकलित करने के लिए कहेंगे तो आप क्या कर देंगे, पहले तो आप इनको सब पर अलग अलग बांटेंगे कि यहाँ पर 3 फलन है, तो तीनों को आप अलग अलग लिख लेंगे, k1f1x dx। दूसरा फलन है आपका k2f2x dx और तीसरा फलन है आपका k3f3x dx, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया, सेकंड वाली का यहाँ पर, सबको हमने अलग अलग कर लिया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। सब में से मैं कांस्टेंट को बाहर ले लूँगी, इसका कांस्टेंट बाहर आ गया f1x dx, इसका कांस्टेंट बाहर आ गया k2 सेकंड वाले का, यहाँ बचा हमारा f2x dx और इसके बाद हमारा इस वाले का कांस्टेंट बाहर आ गया k3 और मेरा बचा f3x dx, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये और
ये तीनों हमारी बहुत यूज़ होती हैं, इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको कुछ और एग्जांपल्स कराती हूँ, आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होनी है। माना कि हम एक उदाहरण लेते हैं, cos x प्लस sin x माइनस sec x tan x प्लस e की पावर x माइनस 4, ठीक है। ये हमारे पास फलन दिया हुआ है और इसको आपको समाकलित करना है x के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और इस वाले समाकलन को हम सारे फलनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले cos x के पास cos x dx बन गया, उसके बाद sin x के पास sin x dx माइनस बाहर sec x tan x dx, उसके बाद फोर्थ फंक्शन हमारा क्या है, e की पावर x dx और माइनस 4 dx। आप 4 को अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 इंटू dx या फिर केवल dx। अब इन सभी के समाकलन हम जानते हैं क्या क्या होते हैं। cos x का देखिए, वहां से sin x, से sin x का कितना होता है, देखिए माइनस cos x, sec x tan x का sec x माइनस यहाँ पर है sec x e की पावर x का e की पावर x, और 4 हमने ऐसे लिख लिया 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड फॉर्मूला तो x आ जाएगा, x प्लस c समाकल गुणांक। इसका मतलब ये जो हमारा फलन दिया हुआ था इसको समाकलित करके हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, जब आपने डिफरेंशिएशन करा था और sin x और cos x को डिफरेंशिएट किया था तो आपको ये दो फॉर्मूले निकल कर आए थे। जब sin x का cos x होता है तो cos x का sin x हो जाता है इंटीग्रेशन, सिमिलरली cos x का माइनस sin x तो sin x का माइनस cos x हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन ये दोनों ना सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्मूले होने के बाद भी इसमें माइनस की बहुत ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि माइनस कहाँ पर आता है। बच्चे क्या करते हैं, cos x को डिफरेंशिएट करके माइनस sin x आता है, ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं, इसलिए वो cos x के इंटीग्रेशन को कभी कभी माइनस sin x लिख देते हैं या फिर sin x के इंटीग्रेशन को कभी कभी प्लस cos x लिख देते हैं। तो इनमें डिफरेंशिएट कीजिए और इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। हमने एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन नंबर 20 लिया है, इसको हम समाकलित करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हम करेंगे, इसको कीजिए। पहले देखिए, ये आपका ना डायरेक्ट इनमें से किसी फॉर्म में नहीं है कि मतलब आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ हो या ये दिया हुआ हो या ये दिया हुआ हो, आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, cos स्क्वायर x को आप 2 के नीचे भी ले जाइए और 3 sin x के नीचे भी ले जाइए। जब आप इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, और जब आप इसको सेकंड वाले के नीचे ले जाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। यहां से हमारा क्या मिलेगा, 2 आप बाहर ले सकते हैं, cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx, ठीक है, क्योंकि sec होता है 1/cos। सिमिलरली इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 को बाहर ले लीजिए, sin x/cos x को आप एक साथ ले लीजिए, एक cos को हमने sin के साथ ले लिया और दूसरे cos को हमने अलग रख लिया, ठीक है। क्यों किया है हमने ऐसा, अभी पता चलेगा। पहले आप ये देखिए, अभी इसको ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, एक साथ ही करते हैं हम दोनों का समाकलन। sec स्क्वायर x dx माइनस 3, ये क्या बन गया, sin/cos tan x, और ये क्या बन गया, sec x। इसलिए हमने cos को 2 अलग अलग जगह पर लिखा था, क्योंकि यहाँ पर sec x tan x बन जाएगा और sec x tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास है sec x, ठीक है। तो चलिए sec स्क्वायर x
क्या है इसका 10x -3, इसका क्या है sec x प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका समाकलन। इसी तरीके से अब हम करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ये एक्सरसाइज 7.4 का। इसमें क्या है, इसमें पूरा ये आपका अलजेब्रिक है, x है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में भी x है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है कि हम ऊपर जो है उसमें फैक्टर्स हो रहे हैं। शुरू के दो में से x³ माइनस एक्स स्क्वायर में से x² कॉमन आ रहा है। x² कॉमन आने के बाद क्या बचा, x -1। इसी तरीके से इधर भी बचा x -1। नीचे मेरा x -1 चल ही रहा है, मुझे दिख गया कि ऊपर भी x -1 फैक्टर बन गया और नीचे है ये जो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया हमारा x -1, जब हमने कॉमन लिया तो x² + 1 बच गया। अब इससे ये वाला कैंसिल हो गया और हमारा क्या बचा, x² + 1। x² के पास अलग कर लीजिए और 1 के पास अलग कर लीजिए। समाकल को क्या बनेगा इसका, x की पावर 3/3, x की पावर n+1/n+1 प्लस 1 का क्या बनेगा, x + c। ये हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे समाकलन के बेसिक फॉर्मूले। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। समाकलन करने की 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और खंडश समाकलन। इन तीनों में से जो पहली विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। कोई भी क्वेरी हो आप वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।